नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। हमने CS प्रोफेशनल का कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग एग्रीमेंट इसका जो है IPO के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अब आज हम उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। FPO पहला ही चैप्टर है, अभी आपका पब्लिक इशू ही चल रहा है, उसी का FPO के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने रेगुलेशन आपका 5, 6, 7 ये सब पढ़ा चुके हैं। फिर अब FPO में भी देख लेते हैं। FPO में भी वही रेगुलेशंस है, ठीक है, बस उसके पॉइंट्स कुछ डिफर है। तो क्या डिफरेंट पॉइंट है वो मैं आपको आगे बता दे रही हूँ। मैं हर पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके चलूँगी। फिर भी आपको अगर कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करके आप वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें FPO में क्या कहा गया है कि FPO में जैसे कि हमने आपका रेगुलेशन 5 बताया था, ठीक है, तो इसका है आपको 102 यानी कि सेक्शन 102 अप्लाई होगा, इसमें 103 अप्लाई होगा और 104 अप्लाई होगा। लेकिन ये रेगुलेशन 5 ही है, सेक्शन 102 यानी कि रेगुलेशन 5। सेक्शन 103 एप्लीकेबिलिटी वह इसमें नेम, अगर पहले मैं नॉर्मल आपको डिस्क्राइब कर दूं फिर मैं इसको पूरा लाइन वाइज बताऊंगी। ठीक है, इसमें वही आपका नेम चेंज का आएगा, बाकी सब वही रहेगा। रेगुलेशन 7 यानी कि सेक्शन 104 वो पूरा वही रहेगा। तो आइए देख लेते हैं कि 102 यानी कि FPO फर्दर पब्लिक ऑफर। ठीक है, फर्दर पब्लिक ऑफर होता क्या है? तो फर्दर पब्लिक ऑफर ये होता है कि जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है, उसने क्या किया, अपने आप को लिस्ट करा लिया। ठीक है, अपने आप को लिस्ट करा लिया। अब वह एक बार IPO ला चुकी है, परंतु अब वह दोबारा से पैसे लेना चाहती है पब्लिक से, तो उसके लिए उसको FPO लाना पड़ेगा। तो FPO लाने के लिए सबसे पहले, जैसे कि IPO लाने के लिए सबसे पहले उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना था ना, वैसे सेम आपको FPO लाने के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है कि क्या कंपनी जो FPO ला रही है वह FPO लाने लायक है या नहीं है, क्या वह FPO ला सकती है या नहीं ला सकती है, तो वह चेक करना पड़ेगा। इससे पहले की वीडियो में मैंने रेगुलेशन 5 आपको बताया था, इसमें सेक्शन 102 है, 102 में कुछ नहीं है, रेगुलेशन 5 के सारे पॉइंट हैं लास्ट पॉइंट छोड़ करके। ठीक है, तो मैं उस पॉइंट्स को फिर से बता रही हूँ, जिससे क्या होगा, आपका IPO तो रिवाइज हो ही जाएगा, साथ ही साथ आप FPO भी पढ़ लोगे। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट यही था कि कोई भी इशूअर का एनी प्रमोटर या फिर प्रमोटर का कोई भी ग्रुप है या फिर फैमिली है या फिर सेलिंग शेयर होल्डर्स है, अगर वो डिबार्ट कर दिया गया है तो उससे रिलेटेड कोई भी व्यक्ति, चाहे वह प्रमोटर हो, प्रमोटर ग्रुप में कोई व्यक्ति है, फैमिली मेंबर है, उससे रिलेटेड कोई भी व्यक्ति है, वह FPO नहीं ला पाएगा। एक उदाहरण बता देते हैं आपको, जैसे कि एक रमेश जी थे, मिस्टर रमेश थे, वह एक कंपनी में जो है प्रमोटर रहे 2009 में। उसके बाद सेबी ने उन पर 2016 में बैन लगा दिया। 2009 में वो प्रमोटर थे, सेबी ने उनको बैन लगा दिया 2016। अब 2020 में उनके एक भाई हैं जय जी ने कहा कि भाई मुझे FPO लाना है, और उन्होंने FPO के लिए अप्लाई किया। तो क्या वह FPO ला पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि तो वो तो मिस्टर रमेश के भाई हैं ना। तो कोई भी इशूअर कंपनी का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह प्रमोटर हो, प्रमोटर ग्रुप से हो, उसका रिलेटिव हो या फैमिली हो या शेयर होल्डर हो,
तो वह अगर डिपार्ट एक बार हो चुका है तो उससे रिलेटेड कोई भी व्यक्ति एफपीओ नहीं ला सकता है। आईपीओ के कंडीशन में आईपीओ नहीं ला सकता है। रेगुलेशन 5 का पॉइंट नंबर 1 ये कहलाता था। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता था कि प्रमोटर ऑफ डायरेक्टर ऑफ द इशूअर इज अ प्रमोटर ऑफ डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी। अगर वे किसी एक कंपनी का डायरेक्टर है, इशूअर है, तो वही दूसरी कंपनी का भी इशूअर या डायरेक्टर है, कुछ भी है दूसरी कंपनी में भी, और एक कंपनी में उसने कुछ भी गलत किया है तो वह दूसरी कंपनी में भी एफपीओ नहीं ला सकता है। आईपीओ के कंडीशन में आईपीओ नहीं ला सकता है। जैसे कि अगर आर है, आर यानी कि रमेश मान लेते हैं, ठीक है। रमेश हैं, वो एक कंपनी थी रमेश इंटरप्राइजेस, उसमें वो डायरेक्टर थे, और वही रमेश एक कंपनी है टीएमसी लिमिटेड, सॉरी टीएमसी प्राइवेट लिमिटेड या टीएमसी लिमिटेड, हाँ एफपीओ ला रहे हैं, एफपीओ में हम टीएमसी लिमिटेड कर सकते हैं, वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। टीएमसी लिमिटेड उसमें वो डायरेक्टर या प्रमोटर है, उसमें डायरेक्टर थे, अब इसमें हम प्रमोटर मान लेते हैं इनको, प्रमोटर है, और फिर ये इशू लाना चाहते हैं, एफपीओ लाना चाहते हैं, फर्दर इशू फर्दर पब्लिक ऑफर लेके आना चाहते हैं, तो क्या ये ला सकते हैं? नहीं, नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरी कंपनी में वे प्रमोटर थे, डायरेक्टर थे, इस कंपनी में वे प्रमोटर हैं, तो उन्होंने डिफ़ॉल्ट की है, अब वो इशू नहीं ला सकते हैं। थर्ड पॉइंट है विलफुल डिफ़ॉल्ट। यदि कोई प्रमोटर, कोई डायरेक्टर या फिर उससे रिलेटेड कोई पर्सन, जो एक ग्रुप है प्रमोटर ग्रुप का या फिर शेयर होल्डर, अगर कोई डिफ़ॉल्ट किया, विलफुल डिफ़ॉल्ट किया, तो वह एफपीओ नहीं ला सकता है। इसके अलावा है फिगरेटिव, यानी लेके पैसा भाग गया। एक बार तो भाई आपने पैसे लेके भाग गए हो पब्लिक का, अब दोबारा से भागोगे क्या? कोई करने देगा आपको? तो ऐसी कंडीशन में भी वह एफपीओ नहीं ला सकता है। और लास्ट वाला पॉइंट ये है आउटस्टैंडिंग कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़। ये पॉइंट आपको नहीं पढ़ना है, इसमें एफपीओ में ये पॉइंट लागू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे आपको, ये सेक्शन 102 में एफपीओ में लागू होगा। अब 103 क्या करता है? तो 10 ये तो हो गया आपका 102 रेगुलेशन 5। आप अगर कोरिलेट करके चलोगे ना तो आप देखोगे कि फटाफट होता जाएगा और आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो ये रेगुलेशन 5 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। अब रेगुलेशन 6 कहेगा अलाउड, किसको अलाउड करोगे आप, यानी कि सेक्शन 103। तो 103 में बस क्या आपको ऐड क्या करना है, रेगुलेशन 6 पूरा रहेगा, उसमें ऐड क्या करना है वो ये कि अगर कंपनी नेम चेंज करती है, अगर एफपीओ लाने के तुरंत बाद अगर नेम चेंज करती है, न्यू नेम से एफपीओ लाना चाहती है, जो भी रजिस्टर्ड है कंपनी उस नेम से नहीं लाना चाहती है, तो जब भी नेम चेंज करेगी उसके 1 साल के अंदर 50% रेवेन्यू उसको नए नाम से डालना पड़ेगा। बस इतना ऐड करना है, बाकी सारे पॉइंट वही है। तो अभी मैं ये वाले पॉइंट को भी इंक्लूड करके आपको सारे पॉइंट बता देती हूँ, ठीक है। जिन्होंने आईपीओ नहीं पढ़ा है उन्हें भी सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि रेगुलेशन 6 में क्या था। उसमें रेगुलेशन 6 था, इसमें सेक्शन 103 है, ठीक है। बस इतना अंतर है। इसमें देख लेते हैं पहला पॉइंट क्या था कि इसकी जो नेट टेंजिबल एसेट्स है वह 3 करोड़ होनी चाहिए। जो भी कंपनी आईपीओ ला रही थी उसका नेट टेंजिबल एसेट्स 3 करोड़ होना चाहिए। हम कह रहे हैं जो भी कंपनी एफपीओ ला रही है उसका भी नेट टेंजिबल एसेट्स 3 करोड़ होना चाहिए। मैक्सिमम 50%, नॉट मोर देन। ये मॉनेटरी फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि
मॉनेटरी फॉर्म में 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 50% मॉनेटरी फॉर्म में होना चाहिए, बाकी सब एसेट्स वगैरह में होने चाहिए। 50% से ज़्यादा जो है वे मॉनेटरी फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल मैं दे दूं, आपको एग्जांपल आप नोट करते जाओ, पेपर पेन लेते जाओ, फटाफट नोट करते जाओ। जैसे कि अगर कोई भी कंपनी है, उसका टोटल एसेट्स, लैंड है आपकी 3 करोड़ की, बिल्डिंग 6 करोड़ की, गुडविल 1 करोड़ की, कैश 12 करोड़ का, स्टॉक 4 करोड़ का, ठीक है, और वे एफपीओ लाना चाहती है, तो क्या वह ले पाएगी? फिर से चेक कर लीजिए। लैंड 3 करोड़, बिल्डिंग 6 करोड़, गुडविल 1 करोड़, कैश 12 करोड़, स्टॉक 4 करोड़। अब आप देखिए कि इसमें नेट टेंजिबल एसेट्स कौन कौन से। लैंड है आपका 3 करोड़ का, बिल्डिंग है 6 करोड़ की, कैश है 12 करोड़ का, और स्टॉक है 4 करोड़ का। टोटल कितना हो गया? नेट टेंजिबल एसेट्स आपका टोटल कितना हो गया? जोड़िए इसको, 25 करोड़ हो गया, ठीक है। अब 25 करोड़ का 50% कर दीजिए, तो आपको पता है कि कैश में स्टॉक भी आता है, और अब गुडविल को नहीं इंक्लूड करोगे। तो केस में हमेशा याद रखना है कि अगर स्टॉक और कैश दिया है, तो जब कैश कैलकुलेट करोगे तो स्टॉक और कैश दोनों को ऐड करके करोगे। इसमें कैश 12 दिया, स्टॉक 4 दिया है, तो यानी 12 4 16 आप मॉनेटरी एसेट्स मानोगे। इसमें क्या क्या था कि मैक्सिमम 50% से ज़्यादा मॉनेटरी एसेट्स नहीं होने चाहिए। अब आपका एनटीए यानी कि नेट टेंजिबल एसेट्स है 25 करोड़, और 25 करोड़ का 50% हो गया 12.5 करोड़, और आपके पास क्वेश्चन में और मॉनेटरी एसेट्स कितने हैं? तो 12 करोड़ तो कैश का था, 4 करोड़ ये 16 करोड़, यानी कि 12.5 करोड़ आपका मॉनेटरी एसेट्स बन रहा था, होना चाहिए था। और ये तो 12 + 4 16 करोड़ रुपए हैं। तो क्या एफपीओ ला सकते हो? नहीं ला सकते हो। क्यों? क्योंकि भैया 12.5 करोड़ से ज़्यादा आप मॉनेटरी एसेट्स नहीं रख सकते हो। एक कंडीशन में ला सकते हो, क्या? जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, यानी कि 16 में से 12.5 को घटा दिया, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, अगर वह हम तुरंत ही यूज कर ले बिजनेस इन प्रॉफिट्स में, तो कंपनी ये लिखित में देती है कि इसको हम 1 साल के अंदर में इसको हम बिजनेस इन प्रॉफिट्स में यूज कर लेंगे, या फिर एसेट्स ले लेंगे, या कंपनी के बिजनेस में लगा देंगे। तो इस कंडीशन में आप इसको ला सकते हो, वरना नहीं ला सकते हो, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है कि जो इसका नेट टेंजिबल एसेट्स है वह 3 करोड़ होगा, वह प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर, यानी कि 12 मंथ ईच में होना चाहिए भाई। हर साल प्रॉफिट होना चाहिए 3 करोड़ के लिए। ऐसा नहीं है कि एक साल 1 करोड़ हो गया, दूसरे साल 2 करोड़ हो गया, तो टोटल तो 3 करोड़ हो गया, तीसरे साल कुछ नहीं हुआ। नहीं, तीनों साल को मिला करके 3 करोड़ होना चाहिए, और हर साल प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला गया कि जो एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, यानी कि जो ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट अपॉन 2 होगा, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटा देंगे और ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालोगे, ठीक है। वह 3 करोड़ होना चाहिए। समझ में आया? जैसे कि
एक साल में 36 करोड़ हुआ, दूसरे साल में आपको 16 करोड़ हो गया, तीसरे साल में 20 करोड़ हो गया और चौथे साल में 20 करोड़ हो गया। अब आपको बोला गया कि भाई आप इसको जो है चेक करो, तो आपको तो 3 ही साल का लेना ना, नीचे से 3 साल उठाओगे। 20 करोड़, 10 करोड़, 16 करोड़, इसको जोड़ोगे /3 करोगे, जो एवरेज आएगा यानी कि 15.3 करोड़। तो वह 15.3 करोड़ ये मोर देन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 है, मतलब 3 3 3, तो ये ज़्यादा है ना। एवरेज कितना है 15.3, ये मोर देन है 15 से, ये FPO ला सकती है। ठीक है, अब इसमें आएगा नेटवर्थ की बात। भाई सेकेंड इसका पॉइंट आपको नहीं समझ में आया। सेकेंड पॉइंट में यही तो कहा गया कि एवरेज प्रॉफिट इसका 15 करोड़ होना चाहिए। पहला पॉइंट था कि नेट टेंजिबल एसेट्स 3 करोड़ होना चाहिए, मैक्सिमम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 50% तक मॉनेटरी हो सकता है। दूसरा कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट 15 करोड़ रुपए होनी चाहिए। तो ये एग्जाम्पल जो हमने बताया इसमें 15.3 करोड़ आपका निकला है, तो एक्सीड है ना 15 से, तो FPO ला सकती है। ठीक है, और जो ये 15 करोड़ है यानी हर साल में प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट नेटवर्थ के बारे में कह रहा है। एवरेज ऑपरेटिंग पहला हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट, नेट टेंजिबल एसेट्स। दूसरा हो गया एवरेज प्रॉफिट, 3 साल के एवरेज प्रॉफिट जो है वह 15 करोड़ होना चाहिए। तीसरा पॉइंट हो गया नेटवर्थ, 1 करोड़ रुपए होना चाहिए हर साल में। और यदि आप उसमें इफ़ द कंपनी चेंज इन द 1 ईयर नेम इन द 1 ईयर then 50% revenue should transfer in the new name। FPO लाया, उसका तुरंत बाद आपने नाम चेंज कर दिया, तो भाई 50% एटलीस्ट रेवेन्यू नए नाम से होना चाहिए। ये कहता है आपका रेगुलेशन 6, और जो रेगुलेशन 6 है वह 103 में एप्लीकेबल होगा, यानी FPO के 103 में एप्लीकेबल होगा। रेगुलेशन 7 वह सेक्शन 104 में एप्लीकेबल होगा। रेगुलेशन 7 में बताया कि आप FPO लाओगे कैसे। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को, वहाँ पर अपनी कंपनी को लिस्ट कराना पड़ेगा। अगर FPO ला रहे हो तो FPO ला रहे हो तो लिस्टेड है ROC वगैरह को आप एप्लीकेशन दोगे कि भाई हम FPO लाने चाह रहे हैं। सेबी को एप्लीकेशन दोगे, जहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड है आपका, वहाँ पर आप एप्लीकेशन दोगे कि भाई हम FPO लाने जा रहे हैं। ROC को एप्लीकेशन भेजोगे और उसकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो भी है आपका PL वगैरह उसको लगा करके आप भेजोगे। उसके बाद आप डिपॉजिटरी चूज करोगे कि भाई हम किसके थ्रू FPO लेके आ रहे हैं, कौन सा डिपॉजिटरी रहेगा, NSDL रहेगा, CDSL रहेगा, किसके थ्रू लेके आएंगे, कौन से स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू लेके आएंगे। आप डिपॉजिटरी चूज कर लिया, फिर आपके जो भी शेयर होंगे वो डीमैट फॉर्म में ही होने चाहिए। अगर डीमैट फॉर्म में आपके शेयर नहीं है सारे, तो ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने से पहले आप उसको सारे शेयर को डीमैट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लोगे। प्रमोटर के भी शेयर आपका डीमैट फॉर्म में होने चाहिए, आप प्रमोटर भी अपॉइंट कर लोगे। अगर कोई शेयर पार्टली पेड अप है तो आप उसको फुली कन्वर्टेबल कर लोगे। कब तक? प्रायर ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने से पहले तक आप उसको फुली कन्वर्ट कर लोगे शेयर को। अगर आप IPO लेके आ रहे हो तो 75% जो है वह टोटल IPO का आप मेन बिजनेस में लगाओगे, नए प्रोजेक्ट में लगाओगे, स्पेशल प्रोजेक्ट में लगाओगे, और 25% वह आप नॉन एक्सक्लूडिंग 25% वह जनरल में आप लगाओगे। ठीक है,
इसमें भी कंडीशन वही है, अगर आपने नेम चेंज किया तो फिर आपको 50% रेवेन्यू आपको नए नेम से देना पड़ेगा। ये 6 पॉइंट्स याद रखना है आपको। ये सेक्शन 104 में आ जाएगा। 104 यानी कि एफपीओ में आ जाएगा। यही सब आपका आईपीओ में भी था, बस रेगुलेशन 7 के नाम से था। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। फर्दर पब्लिक ऑफर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको अगली वीडियो में फास्ट ट्रैक इशू के बारे में बताएंगे। ठीक है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि इसके लिए क्या क्या करना है, उसका पूरा डिटेल बताएंगे। तो फास्ट ट्रैक इशू पढ़ने के लिए आप अगली वीडियो ज़रूर देखें, और अभी तक में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो लगातार मिलती रहे। मैं ये पूरा बुक आपको एक एक लाइन, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, एक एक लाइन पूरा बुक आपको एक्सप्लेन करूँगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके कोई चार्जेस नहीं है, बस आपको मेरी वीडियो देखनी है। तो जो भी वीडियोस हैं वे मैं लगातार 1 दिन 2 दिन के गैप पे देती रहूँगी, जिससे क्या होगा कि आपका पिछला रिवाइज होता जाएगा। आपके एग्ज़ाम से पहले आपको दोबारा बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने खुद नोट्स बनाए हैं, आपके देख रहे हैं। आपको बुक उठाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप इतना रिवाइज कर लोगे, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ और उसको रिवाइज करते जाओ। जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।